इस एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा के साथ साथ कौशल और अनुसंधान जो है, रिसर्च को बहुत महत्व दिया गया है। तो हम जैसे देखते हैं कि अभी हमारे समक्ष जो भी परेशानियाँ आती हैं, बीइंग अ टीचर आप देखें कि या बीइंग अ स्टूडेंट, आपने बहुत सारे लूप होल्स जो फील किए होंगे कि एक तो कंस्ट्रेंट जो आपके पास रहता है, कंपार्टमेंट्स में बटी हुई शिक्षा, अलग अलग स्ट्रीम्स हमारे पास थी, कहीं कोई साइंस बैकग्राउंड का है, आर्ट्स बैकग्राउंड का, कॉमर्स का है, प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज जो अलग अलग चलते हैं। तो इस तरह से जो वो कंपार्टमेंट्स थे, तो उन कंपार्टमेंट्स में कई बार क्या होता था कि आपने सपोज कीजिए कि आप मैथ साइंस ले लिया है, लेकिन उसमें कोई एक सब्जेक्ट आपको नहीं अच्छा लग रहा है। बायो के स्टूडेंट्स के साथ अधिकतर ये परेशानी होती है कि फिजिक्स नहीं अच्छा लगता, लेकिन ट्वेल्थ तक आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता था। मैथ्स वाले को यूजुअली केमिस्ट्री पसंद नहीं आती है, लेकिन आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हो सकता है कोई कॉमर्स वाला चाहे कि मैथ्स भी लें, लेकिन वो लिमिटेड प्लेसेस पे, जैसे सेंट्रल स्कूल में कुछ एक जगह पर वो ऑप्शन अवेलेबल होता था। यूजुअली ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता था, खासकर एक स्ट्रीम के लोगों को दूसरे स्ट्रीम के सब्जेक्ट में को लेने के लिए। इस तरह का कोई सिस्टम अभी तक अवेलेबल नहीं था। तो नवीन शिक्षा जो हमारी नीति आई है, इसमें अब इस तरह के कोई कंपार्टमेंट नहीं रहेंगे। देखिए, उसके दो तरह के इफेक्ट होते हैं। एक तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव जिसकी हम बात करें, सबसे पहले क्या होता है कि यूजुअल टेंडेंसी है कि यदि आप साइंस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं तो आप सुपीरियर हैं, और आर्ट्स वो लेते हैं जिनको कुछ नहीं आता, ऐसा कहा जाता है। जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप देखेंगे बाद में सिविल सर्विसेज में मैक्सिमम आर्ट्स वाले जो हैं वो ही क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि वही उसको अटेम्प्ट करते हैं। उसके पहले जो साइंस वाले हैं वो ऑलरेडी इंजीनियरिंग या डॉक्टर्स बन के वो सेटल हो चुके होते हैं, या नहीं भी होते हैं तो कुछ और डायरेक्शन में वो जॉब जो है वो सर्च करते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि ऐसा कोई नहीं होता है कि आपने ये सब्जेक्ट लिया तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जज किया जाए कि आप आर्ट्स वाले हैं, आप साइंस वाले हैं, आप कॉमर्स वाले हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, ब्ला ब्ला। ये तो आपके प्रोफेशन है, आप जो चुनना चाहें चुनें, लेकिन क्योंकि वही स्ट्रीम अवेलेबल है तो आप डेफिनेटली उसमें से ही कोई कॉम्बिनेशन लेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन वाली बात है, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। बीइंग अ स्टूडेंट आपने भी फील किया होगा कि ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ये सब्जेक्ट पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मन नहीं लग रहा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ता था। तो वो जो कंपार्टमेंट को डिज़ोल्व किया है, वो बहुत अच्छी बिल्कुल एकदम नई पहल है। क्योंकि हम इस रूप में, इतने बृहद रूप में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से भी कोई चेंजेस होंगे, और इस तरह से ये चेंजेस लेके आई है ये नई शिक्षा नीति। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, और सब लोग इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो इसके पीछे जो इस शिक्षा नीति को बनाने वाले विचारक जो रहे हैं, उनका मत क्या रहा है? उनका मत यही रहा है कि हम जो बार बार समय समय पर महसूस करते हैं कि कभी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत है, कभी एनवायरमेंटल एजुकेशन की ज़रूरत है, कभी स्किल बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत है, तो नीड बेस्ड एजुकेशन नहीं है, प्रोफेशन बेस्ड एजुकेशन नहीं है, वोकेशनल जो है कोर्सेज अलग से करना होते हैं। तो इस तरह से आपके पास वो एजुकेशन नहीं है, तो उसका मीन्स एक बार आपने सपोज कीजिए कि आपने इंजीनियरिंग कर ली और उसके बाद आप सोचना स्टार्ट करते हैं आखिर आपको करना क्या है। तो व्हाई टू वेस्ट योर टाइम, मतलब आफ्टर बीइंग ग्रेजुएट आप सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना है। तो वो थिंकिंग, क्योंकि आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है ये आपको पहले पता चल जाता है। तो लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं था मोस्टली। लेकिन अब इसको एक तरह से इंटीग्रेटेड कर दिया है, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो किया गया है, तो इंटरडिसिप्लिनरी कर दिया है। कोर सब्जेक्ट्स लिए गए हैं, कोर सब्जेक्ट्स के साथ में स्किल बेस्ड सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो है वो कर दिया गया है। पहले ये सब आपसे कहा जाता था कि करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के पार्ट हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा हर बच्चे को इवन परमिशन भी नहीं मिलती कि पूरा क्लास एक साथ खेलने थोड़ी जाएगा। तो इस तरह से कि करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मैं आपको जो ऑप्शन होते थे वो सिलेक्ट करने होते थे, और ज़रूरी नहीं कि हर कोई वहाँ जाए। लेकिन अब आपके लिए ये एक एज अ सब्जेक्ट ही आप इसको लेंगे, तो ऑब्वियसली आपके सब्जेक्ट का ये पार्ट होगा।
तो अलग से आपको एक्स्ट्रा टाइम डिवोट नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से एक तरह से ये टाइम सेविंग है कि आपका टाइम भी बचेगा। तो अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको ओवरऑल व्यू दे रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। तो जब हम कहते हैं कि महात्मा गांधी का ही डेफिनेशन यदि हम लेते हैं कि शिक्षा का मतलब होता है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। तो हमने यहाँ माइंड, बॉडी और सोल का डेवलपमेंट किया कहाँ? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम अभी यदि एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस या करिकुलम है उसको हम देखते हैं, तो 5th 6th क्लास 7th 8th तक ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एजुकेशन की बात होती है। सेपरेट एक सब्जेक्ट होता है जो कोई कभी नहीं पढ़ता है, यूजुअली एग्जामिनेशन टाइम पर पढ़ लिया, एग्जामिनेशन दे दिया, देन इट्स डन। तो उसको नहीं पढ़ता है, मतलब उसको एक स्टोरी की तरह ले लेता है और कभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता। लेकिन अब जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें वो वैल्यू एजुकेशन अब सिर्फ नर्सरी या प्राइमरी या 8th क्लास का पार्ट नहीं रहेगी, ये थ्रू आउट द लाइफ आपको पढ़ना है। यानी एक तरह से लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात की गई है, एक हकीकत धरातल के स्तर पर लाने की बात की गई है। और जो कमी जो महसूस की गई है कि देखिए, पुराने ज़माने में लोग जब अनपढ़ भी हुआ करते थे बट वो स्किल्ड होते थे, तो स्किल का पढ़ाई से लेना देना है। लेकिन यदि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वो उसके बारे में सारी चीज़ें जानने के बाद वो कार्य करे तो वो बहुत सक्सेसफुल होता है। तो इसलिए स्किल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो एजुकेशन के साथ आपको स्किल भी मिल रही है, एजुकेशन के साथ आपको रिसर्च भी मिल रही है। तो क्योंकि रिसर्च तो आजकल मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही। तो इस तरह से हमारी इस एजुकेशन पॉलिसी का बहुत जो हम बनाते समय, एजुकेशन पॉलिसी को बनाते समय बहुत सारे लोगों से जो है सलाह ली गई है। उसमें यूनिवर्सिटी के वीसी से लेके एक ग्राउंड लेवल तक आप देखें कि पेरेंट्स तक की जो सलाह ली गई है, वीसी की, रजिस्ट्रार की, फैकल्टी मेंबर्स की, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की, प्रिंसिपल की, फिर आप वही जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, सारे लेवल पे इन सभी लोगों से आपने कंसल्ट किया है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स से सलाह ली गई है, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से सलाह ली गई है, और समाज के अन्य वर्ग, इवन आंगनवाड़ी में जो काम करते हैं उनके, उन वर्कर्स से, और उनके साथ में जो मीन्स जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, हर किसी से राय ली गई है। लाखों लोगों से कंसल्ट करने के बाद जो भी उस समिति की जो रिपोर्ट आई है उसको जो मंथन किया गया है उसका, उसके बाद में इस तरह से इतनी बड़ी जो इतना, क्योंकि उसमें टाइम भी लगा है, तो ये सारे डिस्कशन के बाद में जो कुछ निकला, बोल सकते हैं जो सागर का जो एक मंथन किया गया उसके बाद जो कुछ अमृत निकला है उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और बहुत सालों बाद हमारे पास में एक कहते हैं 34 साल बाद एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि समग्र एजुकेशन पॉलिसी के रूप में 34 साल बाद आई है। अदरवाइज जो माइनर रिफॉर्म्स हैं और छोटी छोटी जो पॉलिसीज़ हैं वो तो समय समय पर आती रही हैं, लेकिन एक जो बोलते हैं जो एक ट्रेमेंडस जो चेंज हुआ है, वो क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ में ये